अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुमको अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। मेरी ये बात तो बड़ी सीक्रेट बात है और ये आपको कैसे पता लग गई, इस बात का मैं दाद दूंगा भाई। रेडियो सिटी बहुत दूर तक से पहुंच जाता है भाई। जब मैं देखता हूं जो लोग हमें सिलेक्शन करने वाले हैं, ना योग्यता है ना क्षमता है, दोनों चीज़ नहीं है, लेकिन वो बैठे हुए चैनल पे अपनी बड़ी पोस्ट लेकर और वो लोग सिलेक्शन करते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अंधेरा कायम रहे हमेशा। तो ये है हमारे साथ रेडियो सिटी के सेट पर शक्तिमान से तमराज किल्विश यानी कि सुरेंद्र पाल जी। नमस्कार मेरे दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी में सुरेंद्र पाल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एट रेडियो सिटी। सर, आप लखनऊ की पैदाइश, लखनऊ में पुलिस वाली फैमिली, पापा डीएसपी, पुलिस वाली फैमिली और एक ऐसी फैमिली जहां सारे भाई बहन पुलिस या आर्मी में चले गए, आप एक्टिंग की दुनिया में आ गए, ये कैसे हुआ? सत्या, मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। हम 11 भाई बहन हैं, हम 5 बहनें हैं और 6 भाई हैं। 6 भाई में सभी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस में हैं। मैं सबसे छोटा था। सब भाइयों की तो अच्छी अच्छी नौकरियां लग गई थी, मैं ही एक फिसड्डी रह गया था जिसे कह सकते हैं। और मेरे पिताजी इस बात से बड़े नाराज़ रहते थे कि सब बच्चे जो हैं मेरे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं, लेकिन ये जो छोटा वाला है ये सबसे ज़्यादा निकम्मा है। मेरे लिए उनके अंदर एक बड़ी वो रहती, घबराहट सी रहती थी और हमेशा कहते थे। और उन दिनों के फादर जो थे बड़े कड़क होते थे, बहुत ज़्यादा कड़क होते थे, और उनके सामने अगर आपने ज़ुबान निकाल दी तो एक थप्पड़ पड़ता था, ज़ोरदार चाटा पड़ता था। और फादर ने बोला, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा, बाबूजी मैं वो बनना चाहता हूँ कि जब मैं सड़क पे चलूँ तो लोग मुझे आपके नाम से ना पुकारें, मेरे नाम से कहें कि देखो सुरेंद्र पाल का पिता वो देखो जा रहा है दशरथ से, वो जा रहा है। क्या बात है। हाँ, तो फादर को बहुत गुस्सा आ गया था मेरे ऊपर। बोले, नचैया बनोगे, नचैया। नचैया जो नाटक वाटक में जो लड़का लड़की बन के जो डांस वांस करते हैं वो उसको नचैया बोलते थे। तो बोले वो बनोगे। हम चुप हो गए थे उस वक्त। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मेरे भाई बहनों ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने पहली यात्रा जब बम्बई की थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि फिल्में प्रोड्यूसर बनाता है या डायरेक्ट, क्योंकि जिस शहर से हम आए थे, इटावा था, छोटा सा शहर था जहाँ की मुलायम सिंह यादव हैं, तो वो छोटे शहर में लोग फिल्मों के बारे में जानकारी कम रखते थे। और बम्बई हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही था जैसे विदेशों में जाना, इतना डिफ़िकल्ट था। और हमने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। ये कहना चाहूँगी, आखिरी बार पिटाई कब हुई थी मम्मी पापा के हाथों? क्योंकि पहले के माता पिता काफी स्ट्रिक्ट होते, बहुत, हम जुबान बिल्कुल नहीं लड़ा पाते थे। हाँ सत्या, अगर उनको ये पता लग जाता था कि किसी बच्चे ने आके अगर शिकायत कर दी कि अंकल अंकल आपके बेटे ने मुझे पत्थर से मारा, अब ये नहीं देखते हैं कि एक छोटा सा इतना सा पत्थर हमने यूं करके मार दिया होगा किसी को, कंकड़ ही होगा, कंकड़ जिसे बोलते हैं। हाँ। वो मारा और लगा भी नहीं उसको, तो शिकायत, लेकिन उसने, हमने यूँ मारने का एक्शन किया तो उसने लेके शिकायत कर दी फादर से। बस फादर का गुस्सा 7वें आसमान पर। बोले, सुरेंद्र इधर आओ। हम तो फादर को देखते ही हमें ऐसा लगता था कि यमराज अगर रहा होगा तो ऐसे ही रहा होगा, बिल्कुल वही शक्ल, वही गुस्सा। हम आते थे, हमसे ये भी नहीं पूछा जाता था कि क्या तुमने मारा है उसे, तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम्हारा पक्ष क्या है, नहीं, सीधे था। उसके बाद हम फ्रेम से आउट हो जाते थे, कट करके हम नीचे गिरे हुए होते थे और रो रहे होते।
वो तो हमारी माँ थी, बहुत काइंड हार्टेड वुमन, जो हमको तुरंत उठा लेती थी और प्रोटेक्ट कर लेती थी फादर से। अरे क्या कर रहे हो, क्या मार डालोगे उसको, अरे इसने उसको मारा है, हाँ। और वो बहुत गुस्सा करते थे और 2-2 3-3 दिन तक हमसे बात भी नहीं करते थे, इतने गुस्सा हो जाते थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के फादर बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चाहे मारते थे, चाहे हमें थप्पड़ मारते थे या हमें पीटते थे, चाहे वो हमें डंडे से मारते थे, चाहे वो हमें जूते से मारते थे, लेकिन हमें अपने फादर और मदर सबसे दुनिया के खूबसूरत इंसान थे, सबसे प्यारे इंसान थे। और आज भी हमें जब उनकी याद आती है तो हमें लगता है नो, माई फादर इज़ द बेस्ट फादर एंड माई मदर इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। फॉर एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप बेस्ट हैं। अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता है तो ये गलत है, बहुत गलत है, वो भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमसे करीब और हमारा अच्छा सोचने वाला अगर कोई है तो वो हमारे माँ बाप हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा माँ बाप के, कि माँ बाप हमारे भगवान से भी बड़े हैं। वो कैसे? वो इस ऐसे कि भगवान ने हमको सुख भी दिया और दुख भी दिया, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ और सिर्फ सुख दिया। अगर हमारे फादर ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद मुझे अकल भी नहीं आती कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। शायद मेरे ख्याल से उनका वो थप्पड़ था जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, और तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। आपको सोचने पे मजबूर किया कि आगे करना क्या है, खुद के लिए रास्ता बनाने के लिए। वो एक थप्पड़ आपकी ज़िंदगी बदल गई। हाँ, ये बिल्कुल। और लोगों को ये मानना भी चाहिए कि माँ बाप जो हैं वो आपके लिए बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। और आज की जनरेशन को ये ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट ज़्यादा कर रही है। वो मॉडर्न युग को ज़्यादा फॉलो कर रही है देन टू हमारे ट्रेडिशन है। हमारा ट्रेडिशन जो है वो रामायण है, हमारा ट्रेडिशन है महाभारत है, हमारा ट्रेडिशन महादेव है, पुरुषोत्तम राम है। हाँ, पुरुषोत्तम राम है, हमारे भगवान हनुमान जी हैं। उनका चरित्र पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो। वो हमारा अपना कल्चर है, अपना साहित्य है, अपनी संस्कृति है। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। जब हम छोटे थे तो हमारी हमारी माँ हमको रामायण पढ़ के सुनाती थी, और रामायण की वो चौपाइयाँ सुनाती थी जो संस्कृत में हुआ करती थी, और हम उनको बड़े चाव से सुनती थी। और उसका मेरी माँ जो था मुझे अर्थ भी बताती थी उसका, इसका अर्थ जो है ये है। इसी चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ पूछूंगी मैं आपसे। मैंने पढ़ा कि आपने अपना जो भी आपके पास संपत्ति है उसका 20% एक बेटे को, 20% दूसरे बेटे को और 60% बेटी को दिया। ये क्या है? आई मीन बेटों के साथ इतना भेदभाव क्यों? मेरी ये बात तो बड़ी सीक्रेट बात है, और ये आपको कैसे पता लग गई, इस बात का मैं दाद दूंगा भाई, कि भाई रेडियो सिटी बहुत दूर तक से पहुंच जाता है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम अभी भी वही पुरानी सोच के ऊपर चल रहे हैं। मॉडर्न युग आ गया है, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, समाज बहुत आगे बढ़ गया है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। हम लोग जब हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो हम बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो हम इतने खुश नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हमारा वंश जो है बेटे से चलता है, बेटी से नहीं। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए बेटा है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए बेटी है। और बेटी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आपके घर में प्रवेश करती है। और यदि बेटियां खुश हैं और आपकी पत्नी खुश है घर में, तो फिर आपके घर में लक्ष्मी की बारिश होती रहेगी। बेटियां जो हैं उतना ही अधिकार है होना चाहिए, और हर माँ बाप को ये बात को महसूस करना चाहिए कि जितना अधिकार हमारे बेटे का है उतना ही अधिकार हमारी बेटी का है।
हमने उस एक ही स्कूल में पढ़ाया है, एक ही घर में खाना खिलाया है उनको। उन भले ही उनकी शादी दूसरे घर में हो जाती है, लेकिन वो हिस्सा अलग नहीं होता है, वो हमसे जुड़ा ही रहते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमें कुछ होता है तो बेटियां सबसे पहले हमारे पास दौड़ कर आती हैं कि पापा आप कैसे हो। वो जो शब्द हम सुनते हैं ना, पापा आप कैसे हो, उसके बाद पापा को कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पापा अपने आप ठीक होने लगते हैं। इतना उनकी बातों में, उनके प्यार में इतनी मिठास और इतना खूबसूरती होती है। मुझे लगता है कि हमें बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे बेटों में इतनी ताकत है, दोनों बेटों में, कि वो अपना कमा लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे जी। लेकिन बेटी को मैं थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी को कभी लुक बैक करने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा वो इस बात से गर्व महसूस करे कि मेरे पिता ऐसे थे। और मैं चाहता हूँ, ये एक नसीहत है हिंदुस्तान के हर पिता के लिए, कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा मान और सम्मान दें। सर, आपने 1981 में क्षमा की, आप 1980 में घर छोड़ के आए थे, 1981 में कैसे मिली क्षमा, मतलब उसके लिए क्या स्ट्रगल था? क्षमा फिल्म उन दिनों कादर खान जो एक्टर प्रोड्यूसर थे, जी। पहली फिल्म बना रहे थे क्षमा। और अच्छा, ये शबान उनकी भी पहली थी और आपकी भी पहली थी एज ए प्रोड्यूसर, उनकी एज ए प्रोड्यूसर। पहली, हाँ, बट वो तो बहुत वेल एस्टेब्लिश थे उस वक्त भी, राइटर बहुत वेल एस्टेब्लिश थे, एक्टर भी वेल एस्टेब्लिश। और शबाना आज़मी, गिरीश कर्नाड, कुलभूषण का चयन हो चुका था, ये सारे बड़े बड़े स्टार थे, और उसमें एक निगेटिव हीरो की भूमिका बाकी रह गई थी। तो गिरीश कर्नाड और कुलभूषण के सेक्रेटरी थे मिस्टर SP दुबे करके थे, वो उनके सेक्रेटरी थे, वो मेरे बड़े पड़ोस में रहते थे। उनसे मैंने अपनी बात कह रखी थी, तो उन्होंने कहा, मेरे को फ़ोन कर बुलाया और बोला तुम कल सुबह मेरे साथ चलना 11 बजे, एक ऑफिस में चलेंगे हम लोग। तो मैं उनके साथ साथ चला गया। तो वो ऑफिस जो था, वहाँ कादर खान डायरेक्टर और उनके सारी मंडली जो थी अंदर एक हॉल में बैठे हुए थे। सत्यदेव द्विवेदी, SP दुबे साहब ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि कादर भाई ये है नया लड़का, देखिए आप इसको, क्या देखिए। तब तक राज बब्बर जो था बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, उसकी बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस हो गई थी। तो उनके दिल में जो था राज बब्बर को लेने का था इस नेगेटिव भूमिका के। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका विचार कादर खान का बदल गया। तो मुझे थोड़ी देर तक देखते रहे कादर खान, फिर मुझसे कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी सुरेंद्र पाल सिंह गौतम, बाई कास्ट राजपूत था मैं। तो बोले तुम्हारा नाम मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा क्यों? कहता तुम्हारा नाम ऐसा लगता है कि बोरी बिल्ली से गाड़ी छूटी और चर्च गेट पे जाके रुकी। इतना लंबा, सुरेंद्र भी, पाल भी, सिंह भी, गौतम भी, ये क्या होता है? ये कोई नाम होता है? कहता धर्मेंद्र का नाम देखा है, छोटा सा धर्मेंद्र। जितेंद्र का नाम देखा है? बोला हाँ, छोटा सा जितेंद्र, बस इतना ही। मैंने कहा सर सुरेंद्र से अगर, बोला तुम्हारा नाम रखते हैं सिर्फ सुरेंद्र। मैंने कहा सर सुरेंद्र से आइडेंटिटी नहीं मिलेगी मुझे। सुरेंद्र कौन? सुरेंद्र, सुरेंद्र खन्ना, सुरेंद्र कोहली, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र क्या? तो बोलते अच्छा सुरेंद्र पाल कर देते हैं। एंड दैट इज़ हाउ माई नेम बिकम सुरेंद्र पाल, सुरेंद्र पाल, सुरेंद्र पाल। उससे एक आइडेंटिटी बनती गई। और फिल्म जब बननी शुरू हुई तो अरुणा ईरानी और शबाना आज़मी जैसी एक मैच्योर एक्ट्रेसेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा। गिरीश कर्नाड साहब से बहुत कुछ सीखा, कुलभूषण साहब से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, और वो हमारे पहला कदम था अपने इंडस्ट्री में रखने का। और वहाँ से मेरा करियर जो था शुरू, जैसे कहते हैं पहला स्टेप हमने रख लिया था। और वो फिल्म जब मैंने अपने फादर को, उन दिनों लेटर होता था, उन दिनों मोबाइल फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी, तो जब मैंने फादर को लिखा कि मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, फादर आगरा में थे उस वक्त, तो वो गए वहाँ के पास के थिएटर में देखने के लिए, और उन्होंने जो बड़े खूबसूरत वर्ड्स मेरे लिए लिखे, उनको मैं पढ़कर बहुत रोया था। मुझे याद है
कि मुझे अपने फादर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी फिल्म को इतना पसंद करेंगे और मेरी एक्टिंग की इतनी प्रशंसा लिखेंगे। तो उनके जो वर्ड्स थे वो बड़े ही खूबसूरत थे। अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि 26 साल की उम्र में 60 साल या 70 साल के एक कैरेक्टर को निभाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? क्या कुछ परेशानी आई? चूँकि अमूमन होता क्या है कि कोई बड़ा आदमी छोटा किरदार निभाएगा, मतलब छोटे बच्चे या फिर कम उम्र के इंसान का किरदार निभाएगा, वो कर सकता है क्योंकि उसने वो पल जिया है, वो जानता है कि कम उम्र में क्या फील होता है। पर एक 26 साल का बच्चा एक 60 साल के उम्रदराज आदमी का किरदार निभा रहा है, वो चीज़ फील कर रहा है, और किरदार भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही निभा दिया। अरे घर घर में लोगों की जुबान पर द्रोणाचार्य का नाम आ गया कि हाँ वो द्रोणाचार्य थे, महाभारत में एक्टिंग की है। तो आई गेस सुरेंद्र पाल से ज़्यादा लोग द्रोणाचार्य को जानते हैं। जी जी। तो 26 साल के बच्चे ने 60-70 साल के द्रोणाचार्य, 70-75 साल के द्रोणाचार्य का जो किरदार निभाया, वो कैसे आपने अपने आप को उस किरदार में पिरोया? क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? क्या कुछ तैयारी की? क्या रहा आपका वो सफर? हर अभिनेता एक कलाकार होता है जी। और कलाकार जो होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी ताकत होती है, वो उस कैरेक्टर को जो उसको मिलता है उसको निभाने की पूरी कोशिश करता है, उसमें अपने आप को ढालने की और उसमें अपने आप को पिरोने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे किसी हीरो का रोल नहीं करना था जिसमें साधारण से डायलॉग थे जो मैंने बोल दिए, या एक गाना था वो गाना कर लिया, या 2 फाइट थी मैंने 2 फाइट कर ली। वो सब नहीं था मेरे सामने। मेरे सामने एक कैरेक्टर था जो बहुत डिफ़िकल्ट था, जो बहुत बड़ा था, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाला था। और इतने महाभारत में कैरेक्टर्स थे, अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, दुर्योधन, दुशासन, विदुर, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, सब लोग थे, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे और कोई भी कैरेक्टर किसी से कम नहीं था। हर कैरेक्टर अपने आप में बहुत ताकत और वो था। और द्रोण का कैरेक्टर, और मैं बहुत यंग था और मेरे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं उस रोल को उतनी शिद्दत के साथ कर पाऊँ। लेकिन समहाउ मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैंने कहा आज ये मेरे सामने एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है और इस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब मैं बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी आया था तो ये सोच के नहीं आया था कि मैं यहाँ पर एक अच्छे कलाकार के रूप में इस्टेब्लिश हो जाऊँगा। मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ से मेरी रोज़ी रोटी चलेगी, यहाँ से मेरा काम धंधा चलेगा, ये सब चीज़ें सोची थी। लेकिन जब मेरे सामने ये चीज़ आ गई तो ये ओल्ड रोल को करना है, तो मैंने एक बार सोचा कि मैंने कहा अगर ये ओल्ड रोल मैं करूँगा कहीं मैं इसी में गुम होके ना चला जाऊँ। इसके बाद मेरे पास एके हंगल जैसे वो बुढ़ियों के ही रोल आते चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मुझे इस बात का भी डर था। लेकिन मैंने कहा मैं कलाकार हूँ और मैं अपनी पहचान कलाकार के रूप में ही स्थापित करके इंडस्ट्री में रहूँगा। मैंने कहा ये मेरे सामने एक चुनौती आई है और इस चुनौती को मैं पूरी शिद्दत के साथ करूँगा। और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, पढ़ा, ज्ञान प्राप्त हुआ और बाकी मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा तू जो कराएगा, जो जैसे कराएगा मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्रभु थोड़ा ख्याल रखना अपने बच्चे का। बस ये सोच के मैंने उस रोल को करना शुरू किया। लेकिन मुझे याद है जब मैंने पहली बार ही वो रोल किया था जिसमें बच्चे कुएं के पास खड़े हैं और मैं कहता हूँ कि जब तुम एक गेंद की रक्षा नहीं कर सकते हो तो पूरे राज्य की रक्षा कैसे करोगे। तो बच्चे भागे भागे पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह भीष्म से कहते हैं कि एक
बुजुर्ग से गुरु आए थे और उन्होंने कहा था, जब तुम एक गेंद की रक्षा नहीं कर सकते हो तो पूरे राज्य की रक्षा कैसे करोगे। तो बच्चों ने उसी भारी आवाज में बोला। तो पितामह ने कहा कि हो ना हो ये आचार्य द्रोण होंगे, और वो मेरे पास आते हैं और फिर कहते हैं कि आप इनको शिक्षा दें। पहला एपिसोड ही रवि चोपड़ा साहब ने, बी आर चोपड़ा साहब ने जब देखा था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने इस रोल को जीवंत कर दिया, बहुत खूबसूरत ढंग से तुमने इसको प्ले किया है और बहुत ही सुंदर लगा है ये। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। उनका आशीर्वाद था। कोई बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस इंडस्ट्री में, जो मेरे लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कम थे, एक दोस्त ज़्यादा थे, और हर चीज़ की मदद करने में वो हमेशा आगे रहते थे। अगर मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती थी और मैं कभी उनसे कह देता था कि मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो तुरंत निकाल के चेक दे देते थे। ये नहीं कहते थे अभी रुक जाओ या अभी नहीं हो सकता है, या कोई बहाना नहीं बनाते थे, तुरंत हेल्प करते थे। तो वो चीज़ें हमें और इंस्पायर्ड करती थी, यू नो, कि वो हमारे साथ है, हमारे अपने हैं। पर्सनल चीज़ों में भी मदद कर रहे थे तो जी फिर जी, सब- पर्सनल में भी करते थे और इसमें भी करते थे और फिल्मों में भी करते थे। हर चीज़ में अगर हम परफॉर्म करते वक्त अगर कहीं थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में भी कुछ कमी रहती थी तो वो आके धीरे से कान में कहते थे, बहुत अच्छा किया तुमने, अगर तुम्हें चाहिए तो एक टेक और कर सकते हो। तरीका। हाँ, एक टेक और कर सकते हो, मेरे लिए ये शॉट बिल्कुल ओके है, विल यू वांट टू डू। मैंने बोला यस आई विल डू, और फिर मैं उस रोल को और बेहतर उस गरिमा, उस ठहराव के साथ करता था। तो कई बार वो यूँ देखते रह जाते थे, कहते द्रोणाचार्य भी ऊपर बैठा हुआ यही देख रहा होगा कि मेरा डुप्लीकेट काम बहुत अच्छा कर रहा है तू। तो बॉडी डबल आ गया मेरा। बहुत बेहतरीन। शक्तिमान में जब काम किया, किल्वेश का रोल अदा किया, वहाँ पे हमने बहुत सारी जगह पढ़ा कि आपने वहाँ पर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ दिए, बहुत सारे सजेशंस दिए जो कि एक्सेप्ट भी किए गए। तो ऐसा कुछ महाभारत में भी रहा कि आपने, वैसे तो अब 26 साल के ही थे बट तब भी महाभारत में एक्चुअली कुछ सजेशन देना या कुछ क्रिएटिव चीज़ करना पॉसिबल नहीं था। वो इसलिए नहीं था, उसका कारण था कि वहाँ पे जो राइटर की एक बहुत बड़ी फौज रखी थी, जिसमें डॉक्टर राही मासूम रज़ा जैसे एक ज्ञानी आदमी था, ज्ञानी पंडित नरेंद्र शर्मा। ऐसा लगता था कि उन्होंने ये महाभारत जो लिखी है, हम लोगों को जो डायलॉग्स वगैरह आते हैं लिख के, स्क्रिप्ट में लिख के आते हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा जी वहाँ बैठे हुए थे शायद। भृंग तुपकरी, भटनागर जी, धर्म अधिकारी जी, इतने बड़े बड़े राइटर्स जो थे, एक टीम ऑफ राइटर्स की जो बैठी रहती थी वहाँ पे, वो उसको करेक्शन करके भेजती थी पूरी। बी आर चोपड़ा साहब स्वयं उसमें इन्वॉल्व रहते थे, सुबह से शाम तक बैठ के स्क्रिप्ट को ऊपर, और बिल्कुल जिसे कहते हैं स्क्वीज करके हर चीज़ को परफेक्शन के साथ लिखना। डायलॉग छोटे, बहुत लंबे नहीं, और वो डायलॉग्स भी इतनी भाषा को सरल तरीके से डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब ने लिखा था कि उसे उच्चारण करने में या बोलने में भी हमें तकलीफ नहीं होती थी। इतनी साधारण। आज भी उसके डायलॉग जो थे, चाहे वो कैसे भी हों, कितने भी डिफ़िकल्ट हों, जैसे मैं दुर्योधन को एक जगह पर बोलता हूँ, अपनी नात की आँच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन सहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु परिणाम, रिजल्ट नोबडी नोज। बहुत ही शानदार। हाँ। और एक्चुअली ये डायलॉग्स ही इतने भारी भरकम, इतने अच्छे लग रहे हैं आपकी जुबान से। अभी जो आपने बोला, ऐसा लग रहा है मैं महाभारत ही देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा साउंड किया। तो वो भी आज भी मुझे याद है, सारे के सारे याद और आप जिस तरीके से अभी भी बोल रहे हैं, तो आप
एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बट आपकी आवाज़ से आप अभिनय ही कर रहे हैं, जी। पूरी तरीके से आवाज़ से अभिनय ही कर रहे हैं। सर, आपने मुकेश खन्ना जी के साथ काम किया, आपने हमारे महाभारत में भी मुकेश खन्ना थे, भीष्म पितामह, मुकेश खन्ना शक्तिमान में भी रहे। कैसा आप लोग का बॉन्ड रहा? मुकेश खन्ना बहुत ही अच्छे कलाकार, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट किए हुए, एक बहुत ही कहना चाहिए, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ मुकेश को, और मेरे वो बहुत अच्छे मित्र भी बने जब मैंने महाभारत उनके साथ की थी, और आज भी वो मेरे सबसे अच्छे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं, और बहुत मिलनसार, बहुत हम्बल, पोलाइट, उनमें हर चीज़ थी। और भीष्म पितामह का रोल जब वो करते थे तो आप विश्वास कीजिए कि मैं सेट पे बैठ के उनके परफॉर्मेंस को देखता था कि वो कितनी इंटेंसिटी के साथ उस रोल को करते थे, और मैं भी वही सोचता था कि मैं भी इसी तरह से करूं, इसी इंटेंसिटी को इनकी पकड़ूं और उसी इंटेंसिटी के साथ मैं उस रोल को करूं, और मैंने वही मुकेश खन्ना जी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, एंड ही इज़ ए वंडरफुल मैन। और जब उन्होंने शक्तिमान बना रहे थे तो मुझे पता लगा कि उसमें मेन विलन का एक रोल जो है वो खाली है, वो अभी तक इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, क्योंकि हम लोग उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन ही होता था। तो हम मुकेश खन्ना जी के पास हम पहुंच गए एक दिन, बोले विलन का रोल एक बच गया है मेरे पास, लेकिन वो रोल मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, कि वो रोल सिर्फ एक आदमी कर सकता है। मैंने कहा कौन? बोले अमरीश पुरी जी। मैंने कहा मुकेश जी, जब आप किसी को दोगे तब वो कर पाएगा ना, जब आप किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कहाँ से? तो बोले नहीं नहीं, ये रोल कोई कर ही नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग रोल है। इन्होंने स्टार वॉर दिखाई मुझे फिल्म, VCR होता था अंदर, VCR पे दिखाई मुझे, विलन को मैंने देखा, उसने इतना हुड्डा लगाया हुआ था और हुड्डे से ही नीचे से बात करता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये वो। मैंने कहा मुकेश जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, विलन जो आप कह रहे हो इसको करो, मुझे मेरा हुड्डा उतरवा दो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं इसका एक अजीब गेटअप करूँगा, क्योंकि एलियन है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, तो एलियन का एक डिफरेंट लुक चाहिए। मैंने उसकी आंखें बनाई, मैंने उसके बाल बनाए, मैंने उसके मूछें रखी, फिर मैंने उसको वाइट मेकअप पकड़ा, दांत मैंने अपने गंदे किए, नेल्स लंबे लंबे लगाए उसको करने के लिए, फिर मैंने यूँ किया, अंधेरा कायम रहे हमेशा, शक्तिमान आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुमको अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। उसकी आवाज़ को भी मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया, और जब मैंने पहली बार किया मुकेश जी के सामने ये बात, तो मुकेश जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत। और एक नाक भी मैंने आर्टिफिशियल लगाई हुई थी उसमें, उससे मेरा चेहरे का जो एक लुक है वो चेंज हो जाए, एक डिफरेंट चेंज। किल्विश भी जैसे द्रोणाचार्य घर घर थे, वैसे बच्चों के लिए 90s में शक्तिमान, किल्विश। और आप देखिए कि आज जब मैं लंदन, अमेरिका, कनाडा वगैरह में जाता हूँ तो मुझे द्रोणाचार्य से कम पहचानते हैं हिंदुस्तान वर्ल्ड में लोग, बल्कि मुझे किल्विश से ज़्यादा पहचानते हैं, कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो छोटे थे तो उनके माँ बाप मना करते थे, टीवी मत देखा करो, टीवी मत देखा करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते थे देन टू उसमें। और वही बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई MBA कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फॉरेन में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो जब मुझे मिलते थे, फ्लाइट में मिलते हैं, तब कहते हैं साहब आप मेरे बचपन के हीरो हैं आप किल्विश, और हम बहुत देखते थे आपको। लोगों ने जितना शक्तिमान को सराहा, पसंद किया, उतना ही किल्विश को भी पसंद किया। किल्विश भी उतने ही पॉपुलर थे, उतना ही पॉपुलर। एक मेरे ही घर का किस्सा है, पापा आराम कर रहे थे,
टीवी चल रही थी, भाई मेरा शक्तिमान बना हुआ था और मैं किलविश, और मैं लगी थी कि अंधेरा कायम रहेगा और भैया घूम रहे थे शक्तिमान की तरह, पापा उठे दोनों को डांट के भगा दिया। तो ये लगभग उस समय हर घर की कहानी थी सर, कि किलविश और शक्तिमान हर घर में बच्चे मिल जाते थे। जी। और शक्तिमान के कपड़े पहनने का भी जो था कि शक्तिमान का गेटअप वो सबको था कि हमें चाहिए, हमें पहनना है, तो उसकी अलग होड़ थी। आपके घर में भी जब आप बच्चे आपके घर में बड़े हुए तो आपके घर के बच्चों की भी ऐसी कुछ होड़ थी कि हमें भी चाहिए, हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है? बिल्कुल, ये तो हर बच्चे की कहानी है, घर घर की कहानी थी। हर एक बच्चे को वो शक्तिमान की ड्रेस से बड़ा प्यार था, और जो शक्तिमान जब उड़ता था तो जुब 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 करके उड़ता था, वो भी बच्चे बड़े करते थे। और वो सब टेक्निक थी, और मैं तो सभी से ये कहूँगा कि उस टेक्निक को घर पे ना ट्राई करें बच्चों को लिए। मेरे बच्चों को भी शक्तिमान देखने का बड़ा ही शौक़ था और बहुत प्यार से देखते थे। मेरी बिटिया तो बहुत ज़्यादा वो देखती थी, और मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि ये शो मत देखो, या जैसे बच्चों को माता पिता कहते हैं कि मत देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज भी बच्चों के लिए शक्तिमान से ज़्यादा खूबसूरत शो नहीं बना होगा। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा मैसेज भी उसमें दिया है बच्चों के बारे में। वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जी वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो लास्ट में आता था। जी और गंगाधर और शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो जो मतलब इन्फॉर्मेशन, वो एक ऐसा चीज़ था जिसमें हमें एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन भी मिलती थी। इसलिए और भी मज़ा आता था, क्योंकि वो मजाक में कुछ इन्फॉर्मेटिव देके जाते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। शक्तिमान तो फेवरेट था ही था, शक्तिमान शो फेवरेट था, और किलविश उसके बिना तो अधूरा ही था। फिर वो तो विलन ज़रूरी होता है, अंधेरा कायम रहे हमेशा। दक्ष कैरेक्टर के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि महादेव में दक्ष कैरेक्टर, वो भी आपको हर कैरेक्टर में जैसे लगता है आपकी आवाज़, आपके लुक, आपकी हाइट, हेल्थ के हिसाब से ऐसे किरदार दिए गए जो अलग ही, मतलब जो उस शो में भले ही मेन लीड रोल में ना हो, बट जो उनका रोल है वो भी किसी लीड से कम नहीं है। प्रजापति दक्ष इतना शानदार कैरेक्टर, मतलब महादेव उस शो में वो कैरेक्टर अलग ही था। वो कैसे, उसमें आपको क्या कुछ चेंजेस लाने पड़े, क्या कुछ निभाने के लिए करना पड़ा, आपके लिए कैसे अलग रहा वो? जब मैंने पहला शो किया था टेलीविज़न पे, तो वो था द्रोणाचार्य। सौम्य व्यक्ति है, साइलेंट, बहुत स्ट्रांग आदमी है, लाइक एलिफेंट। फिर सेकंड शो में मुझे मिला चाणक्य, बॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर का। थर्ड शो मिला मुझे शक्तिमान, किलविश, एलियन का। और फोर्थ शो मुझे मिला जी हॉरर शो। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब जी हॉरर शो, मेरे बच्चे जब शक्तिमान को बहुत पसंद करते थे, और एक जी हॉरर शो जब आया, तो मेरी बेटी जो थी वो शो बड़े प्यार से देखती थी, मेरी शिवांगी, हम प्यार से उसको झुमकी बुलाते थे, वो बड़े प्यार से देखती। तो मैंने कहा यार, एक बार मैं अपनी बेटी को भी डराना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के बच्चों को डराना चाहता हूँ। टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया नहीं है जिसको देखने से कोई डर जाए, क्योंकि टेलीविज़न हम खुले में देखते हैं और लाइटें वगैरह होती हैं, इसलिए हमें डर भय नहीं बैठता। लेकिन मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और श्याम रामसी जी को मिलने गया मैं उनके घर पर, और मैंने उनसे कहा कि सर, मैं जी हॉरर शो का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ श्योर श्योर श्योर। उनके पास एक इंग्लिश फिल्म थी, इंग्लिश फिल्म का इन्होंने गेटअप दिखाया मुझे, बॉल्ड सा एक आदमी था जो हॉरर करता था। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं किसी की नकल नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना ओरिजिनल करूँगा। तो उन्होंने बोला अगला शो में शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है तुम वो कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैरेक्टर का नाम, कहते हैं कुछ अच्छा सा रख लेते हैं। मैंने कहा उसका नाम रखते हैं विक्रांता जब्बर। विक्रांता जब्बर, ठीक है रख लेते हैं। गेटअप क्या करोगे? मैंने कहा गेटअप मैं करूँगा। मैं एक काला सा कोट उठा के ले आया और एक सफ़ेद मफलर ले आया। तो लंबा सा कोट मैंने काला पहना, मफलर पहना, हल्की सी दाढ़ी लगाई मैंने, मूँछें लगाई, और
खुदा गवाह करके आया था अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म, उसमें उनका विग रखा हुआ था कर्ली कर्ली बालों वाला, वो लगा लिया मैंने करके मैं सेट पे पहुंचा। श्याम राम सिंह बोले अरे सुरेंद्र को बुलाओ। बोले सर यही तो खड़े हैं। वो मुझे पहचाने ही नहीं है, वो यूं करके देखते रह गए। वाओ इट्स टू गुड। तो मैंने कहा गेटअप से क्या होता है, फिल्म में इम्पैक्ट आना चाहिए। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में इम्पैक्ट नहीं आया तो हम टोटली फ्लॉप है। हमने पहला सीन मेरा था कि मेरा एक गेस्ट हाउस है जिसमें एक लड़की को स्टे ओवर करने के लिए एक दिन के लिए आना होता है। वो नहाती है टब बाथ में और मैं आता हूँ, अब वहाँ से कूद के आता हूँ बाथरूम में, कूदता हूँ, जंप मारता हूँ, जंप मार के पकड़ता हूँ और एक एल्युमिनियम का चाकू दिया हुआ था उन्होंने मुझे, जो सपोज टू बी खंजर, बट उससे कुछ था नहीं, उसमें कुछ दम नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम यूँ मत मारना, उसको लेके उसको पकड़ के उसको सिर्फ पानी में यूँ घुमा देना। ठीक है। तो उन्होंने बोला रेडी है? बोला हाँ। लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाया, बात में डाल दिया पाउडर। अब मुझे कहा सुरेंद्र एक्शन, कैमरा रखा हुआ था। मैं जंप मार के आया और आके मैंने पकड़ा उसको, मैंने चिल्लाया जोर से और हाँ करके शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग जोर जोर से। मुझे 2 मिनट बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो चिल्लाई चली जा रही है, अब चुप ही नहीं हो रही है, क्या हो गया तो मैंने मारना बंद कर दिया, मैं रोक लिया। वो मेरी शक्ल देख के इतना डर गई थी कि वो डर के मारे चिल्लाने लगी थी। वो श्याम जी ने फटाक से पानी वानी से निकाला, टॉवल वॉवल उसको पहनाई गई, उसको वो गले से चिपक गई उनसे, ही इज गोइंग टू किल मी, ही इज गोइंग टू किल मी, ही इज गोइंग टू किल मी, ही इज गोइंग टू किल मी। बोला नो नो नो, ही इज एन एक्टर सुरेंद्र पाल, ही इज एन एक्टर, ही इज परफॉर्मिंग ओनली। नो 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 नो, ही इज वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री। और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि यूजुअली हॉरर शो जो है 2 एपिसोड और 4 एपिसोड में कंप्लीट हो जाता है। ये पहली बार है इन हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न कि एक हॉरर शो जो है 11 एपिसोड तक चला है और उसने उसको कायम रखा उस चीज़ को। श्याम राम से की हिस्ट्री में कभी ऐसा हॉरर नहीं आया है जिसको देखने के बाद लोग डर जाए, कांपने लगे। लोग टेलीविज़न बंद कर देते थे, इतना कांपते थे। मुझे याद है मेरी बेटी जो है चादर ओढ़ के देखती थी, चादर ओढ़ लेती थी फिर यूँ देखती थी। और कई बार वो छोटी बहुत थी, 2 ढाई 3 साल की थी जी। तो उसका सुसु भी निकल जाता था वो देखते देखते वो। तो मैं कहता था पगली बताती क्यों नहीं है मुझे? कहती पापा डर गई मैं तो पापा मैं तो डर लगता है। और अगर मैं उसके सामने हंस भी देता था, पापा डोंट लाफ लाइक दिस, डोंट लाफ लाइक दिस, डर लगता है मुझे। वो डरती थी, इतना डरती। तो उसके बाद मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जो रोल किए हैं द्रोण टू चाणक्य टू शक्तिमान और शक्तिमान से जी हॉरर शो, और जी हॉरर शो में उसके बाद श्याम राम से को 200 एपिसोड का अप्रूवल मिला था बनाने के। और उसके बाद श्याम राम से मेरे पीछे पीछे घूमते रहे कि एक एपिसोडिक कहानी और कर दीजिए, एक एपिसोडिक। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक बार हिंदुस्तान में बच्चों को डराऊंगा और वो डरा दिया, अब मैं बार बार नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर मुझे करीब 30 साल की मेरी यात्रा के बाद 30 साल की यात्रा के बाद फिर मुझे एक ऐसा रोल मिला, देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष का रोल करने के लिए। सच पूछिए तो पहली बार जब मैं निखिल सैनी साहब जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनको जब मैं मिलने गया तो उन्होंने बोले एक शो बना रहे हैं हम, शो बना रहे हैं। तो शो के लिए मिलने गया था मैं। जब मुझे वहाँ जाके पता लगा माइथोलॉजी बना रहे हैं तो मैंने अपनी अप्रूवल नहीं दिया उनको। मैंने कहा कि सर मैं अब माइथोलॉजी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोशल डिफरेंट टाइप के रोल्स अब मुझे मिलने लगे हैं। मैंने बिगर देन लाइफ, लार्जर देन वन लाइफ वाले सारे रोल मिल रहे हैं और मैं ये रोल नहीं करूँगा। बोले क्यों, क्या बात है? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि
हमारे यहाँ माइथोलॉजी को लोग बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं, जिसके मैं खिलाफ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो महाभारत में था, जो रामायण में था, जैसे रामानंद सागर, B.R. चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब, रवि चोपड़ा साहब, इस तरह के लोग जो हैं अब इंडस्ट्री में हैं नहीं। इतने ज्ञानी लोग, इतने परखी लोग, इतने नॉलेजेबल लोग नहीं हैं। तो ये जो हैं, ये लोग अंधेरी स्टेशन पे जाते हैं, 2 रुपए की किताब माइथोलॉजी की उठा लेते हैं और उसकी कहानी के ऊपर राइटर जो है एक कहानी लिख देता है। तो मुझे लगता है कि हम जो है अपने धर्म के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे जो राइटर साहब थे, पाठक साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार हम पर विश्वास कीजिए, हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना रहे हैं जी। और बहुत आपको निराशा नहीं लगेगी। मैं समहाउ अपनी बात से कह के वहाँ से चला आया था, लेकिन मीटिंग हमारी 2 घंटे तक चलती रही। वो मुझे कन्विंस करते रहे, लेकिन मैं कन्विंस हुआ नहीं और अल्टीमेटली मैं वहाँ से वापस चला आया घर। फिर उनका फ़ोन मेरे पे बराबर आता रहा हर रोज़। करीब 1.5 महीने बाद मैं फिर उनके ऑफिस गया। मुझे लगा ये जब बार बार मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है तो ये लक्ष्मी खटखटा रही है और ये बार बार मना लक्ष्मी को करना सही नहीं, भगाना नहीं चाहिए घर से, तो एक्सेप्ट कर ही लो। तो फिर मैंने इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और जब मैं पहली बार सेट पर गया था, मीरा रोड पर एक बहुत बड़े स्टूडियो में उन्होंने सेट लगाया था और एक बड़ी, बहुत भारी सी, बड़ी सी, इतनी बड़ी कि वो स्टूडियो में पूरी भर गई थी मूर्ति लाके, विष्णु भगवान की लाके उन्होंने रखी। वो देख के तो मैं खुद दंग रह गया कि इतनी बड़ी मूर्ति, इतने बड़ा सेट मैंने आज तक कभी देखा नहीं। वो पहला सीन था मेरा जिसमें दक्ष खड़े हैं और विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना कराते हैं और वो कहते हैं कि, और वो मूर्ति आगे बढ़ती नहीं है, मंदिर के अंदर जाती नहीं, तो कहते हैं और वो लगाओ, और आदमी लगाओ, बल और लोगों को लगाओ, और लगाओ। पहला डायलॉग ही मेरा ये था, और लगाओ। कहते हैं नहीं हिल रहा है। तो फिर वो महादेव का आशीर्वाद वहाँ लगाते हैं और फिर होता है, फिर चली जाती है। दक्ष देख लेता है एंड देन ही गॉट एंग्री ऑन एवरीबडी कि हु हैज़ डन, क्योंकि वो महादेव के हमेशा खिलाफ था, क्योंकि उसको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे उसमें मेरे फादर को अलग किया गया। वो एक कहानी का अलग पक्ष था। एंड उसके बाद जो है पहला एपिसोड जब बना है तो मुझे लगता है स्टार प्लस में जब वो गया है और घूमा है लोगों में, तो सभी लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। और जब भी मुझे कोई भी स्टार प्लस का कोई भी ऑफिशियल वहाँ का आदमी मिलता था या कोई लड़की मिलती थी जो वहाँ की वर्किंग थी, तो वो कहती थी, ओ माय गॉड सुंदर जी, यू हैव डन द मार्वेलस परफॉर्मेंस एज ए दक्ष, एज ए दक्ष। और वो अचानक फिर मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि ऐसा क्या मैंने कर दिया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जब उसका पहला एपिसोड हुआ था, पहला एपिसोड जब दिखाया गया था, टेलीकास्ट हुआ था, तो एक चैनल जो था इस शो की वजह से खड़ा हो गया था, दैट्स लाइफ ओके लाइव। हाँ, मैं भी उसी में देखती थी, देवों के देव महादेव। वो खड़ा हो गया था और आज भी लोग उस रोल को रिपीट कर करके देखते हैं। और अब तो स्मार्ट टीवी आ गया है सभी घरों पर, तो स्मार्ट टीवी पे भी काफ़ी लोग उसको देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। आपने जितने कैरेक्टर किए, जितने भी कैरेक्टर किया आपने, सब कैरेक्टर, हर कैरेक्टर अपने आप में अलग है। अभी भी चल रहा है, बिल्कुल अलग है। दारजी का कैरेक्टर अच्छा। तेरी मेरी डोरियों पर, हाँ वही, आपने जितने भी किए सारे सरदार। कैरेक्टर अपने आप में अलग हैं और अपने आप में खास हैं और उस शो की वो पहचान बन गए हैं कि हाँ ये कैरेक्टर इस शो की पहचान है। जैसे आपने कहा दक्ष की बात की हमने, वो महादेव वहाँ का मतलब वो उसकी पहचान बन गया। मतलब हर शो का एक एक पहचान है आपका कैरेक्टर। इन सभी कैरेक्टर्स में से आपको कौन, मतलब ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट आपको कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत मज़ा आया करने में और आपके लिए ख़ास है? सबसे पहला बेटा तो प्यारा लगता ही है सभी को,
महाभारत में द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। एक अच्छी ग्रुप में काम किया मैंने रवि चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ, डॉक्टर राही मासूम रज़ा के साथ, एक अच्छा यूनिट, बहुत खूबसूरत यूनिट के साथ काम किया। वो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था काम करने का भी। और द्रोणाचार्य से मुझे एक बड़ा लगाव सा हो गया था, क्योंकि उस कैरेक्टर में बड़े अच्छे वेरिएशंस थे, बड़े अच्छे खूबसूरत वेरिएशन। जब वो अभिमन्यु का वध होता है, चक्रव्यूह की रचना होती है, तो उसका कंडोलेंस होता है, सब लोग आते हैं अर्जुन से मिलने के लिए, और उसके कंडोलेंस में आके आचार्य द्रोण कहते हैं अर्जुन से कि, कहता है, अर्जुन पूछता है कि आचार्य, युद्ध भूमि में मेरा बेटा कहीं भयभीत तो नहीं हुआ था? उधर उसकी लाश पड़ी हुई है, उधर मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर अर्जुन पिता खड़ा हुआ है, और पिता पूछ क्या रहा है कि भयभीत तो नहीं हुआ। मतलब जब आदमी दुख प्रकट करने आता है तो दुख की बात करता है, वो कह रहा है मेरा बेटा, मतलब कहता है द्रोण के अलावा और मुझे कौन बता सकता है? तो कहता है उस रणभूमि में, उस चक्रव्यूह में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो अभिमन्यु के बाणों से घायल न हुआ। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसको उसने अपने बाणों से घायल नहीं किया, घायल नहीं किया। ऐसा कोई योद्धा नहीं था अर्जुन। वो वीर को मैं शत शत नमन करता हूँ। और वो जाते हैं और उसके सामने प्रणाम करते हैं उसको, और फूल चढ़ाते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये था कि ये डायलॉग भले ही सिंपल है, लेकिन जिस भाव के साथ मैंने किया वो लोगों को बहुत पसंद आया। ये डायलॉग सिंपल है, पर ये जो सिचुएशन है और उसमें इसको हाँ, डिलीवर करना, बोलना डिलीवर करना, और उस भाव के साथ डिलीवर करना। हाँ। ऐसा कह देने से ही वो चीज़ प्रकट नहीं होगी। बस वो डेप्थ रख के जो गला भर आता है आदमी का, जैसे आदमी रोने से पहले जब उसको गला भरता है, तो वो फील आया उस वक्त, मुझे वो फील आई। मैं तो कहता हूँ कि जब मैंने महाभारत की थी सत्या, तो उस वक्त मेरे अंदर ऊपर से द्रोणाचार्य की आत्मा समा गई थी, जिसने मुझसे बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले रोल को करवा लिया। और वही चीज़ फिर से जो आपने पूछा कि दैट वाज माय वन ऑफ द फेवरेट रोल, बट मुझे एज एन एक्टर जो बहुत इन्जॉय किया मैंने करने में, वो किया है देवों का देव महादेव में, प्रजापति दक्ष। ए डिफरेंट कैरेक्टर, यू नो, अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, दुनिया में सब चीज़ें हैं उसके सामने, लेकिन महादेव को नहीं पसंद करता है। वो महादेव के बिल्कुल खिलाफ है। विष्णु भक्त है, ब्रह्मा पिता हैं, हाँ, आदर मान सम्मान ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसके प्रति किसी के लिए आस्था है और प्यार है तो वो है विष्णु जी के लिए। लेकिन महादेव के बिल्कुल खिलाफ। महादेव की हर जगह इंसल्ट कर देता, उठा के हर जहाँ भी आता है। तो मेरे एज एन एक्टर बता रहा हूँ, कलाकार के तौर पर मेरे लिए वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट रोल वॉज द प्रजापति दक्ष। बहुत ही शानदार, काफ़ी अच्छा रहा। उसमें आपके भी इमोशंस जब सती हो जाती हैं, हाँ, वो सब चीज़ें, मतलब अपमान तो करता है, बट जब खुद की प्यारी बेटी सती हो जाती है, उस चीज़ को फील करके दर्शकों को वही फील दिखा पाना, वही डिलीवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा आपने हर कैरेक्टर को निभाया है, और जब निभाया है तो उसमें पूरा डूब के निभाया, कहते हैं ना, पिरो दिया है। अपनी 35 साल की इस यात्रा में शायद कोई भी रोल ऐसा बचा नहीं होगा बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाला जो मैंने नहीं किया हो। आप माइथोलॉजी ले लो, आई हैव डन इट। आप बोलो रामायण में रोल किया था, मैं बोलूँगा यस, गुरु वशिष्ठ का रोल किया। और पहले मैंने रावण का रोल किया था, जो रामायण जी टीवी पे आती थी, जिसमें हमारे नितेश भारद्वाज ने राम का रोल किया था। उसमें मैंने रावण किया था और बहुत पसंद किया गया था मेरे को जी। उस वक्त भी मुझे याद है कि जब रावण के रोल के लिए जी टीवी वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, सुरेंद्र जी जो है ओल्ड हो गए हैं, इसलिए अब
वो रोल उनको नहीं देंगे, हमें यंग रावण चाहिए। मैंने कहा आप एक लुक टेस्ट ले लीजिए। तो उन्होंने 200 लोगों के लुक टेस्ट लिए थे, बी आर चोपड़ा साहब ने, 200 पीपल रावण के लिए, और फाइनल मेरा ही रोल हुआ था। तो जब हमने जिस इंटेंसिटी के साथ जब हम कोई चीज़ करते हैं तो कलाकार के लिए कोई बैरियर नहीं रह जाता है। जब मैं अपना मुड़ के चार्ट देखना शुरू करता हूँ कि यार क्या मैं इतने रोल कर चुका हूँ, तो उसमें सब दिखते हैं मुझे। परशुराम यस, रावण यस, कंस यस, द्रोणाचार्य यस, शगुन यस, देवों का देव महादेव प्रजापति दक्ष यस। तो आपने लगभग हर कैरेक्टर को प्ले कर लिया है। प्ले कर लिया और बखूबी प्ले किया है। और आगे भी कर ही रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ। जी। अभी भी देखिए प्रचंड अशोक चल रहा है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा का, जी जी, एक राजा का कैरेक्टर करना, और फिर उसी के अपोजिट चल रहा है रामायण, उसमें वो गुरु वशिष्ठ, गुरु प्रणाम 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 प्रणाम। हर एज के, हर तबके के लोगों के लिए शो हर अलग अलग तरीके का आपने किया, और हर, मुझे लगता है हर एज ग्रुप के लोग आपको पहचानते हैं अलग अलग नाम से, आपके कैरेक्टर के नाम से, कि हाँ ये किल्विश भी जाना जाता है, तो द्रोणाचार्य भी जाने जाते हैं। तो हमारे जो आपने, मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, लोग मुझे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं जी। कुछ लोग मुझे किल्विश के नाम से जानते हैं, अंधेरा कायम रहे हमेशा। कुछ लोग मुझे प्रजापति दक्ष के नाम पे जानते हैं। आज इन दिनों मैं जाता हूँ किसी भी फंक्शन में, तो जितने औरतें जितनी भी हैं, दारजी नमस्ते, दारजी नमस्ते, दारजी दारजी सरदार, प्ले। मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी होती है, एक बात से, जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब पहली बार मैं अपने जीवन में एक ऐसे लेजेंड को मिला हूँ जिसे लोग कहते हैं कि एक्टिंग के भगवान हैं, वो गॉड है, वो, उनका नाम है दिलीप साहब। मैं एक बच्चे के बर्थडे पे गया था पाली हिल पे, और उन्होंने कहा था आप अपने बच्चे को छोड़ के चले जाइए 2 घंटे बाद। छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टियां जो होती हैं, तो छोटा सा था वो बच्चा, मेरे का था, मेरा बेटा था 3 साल 3.5 साल का था, छोटा वाला। तो मैंने कहा कि अब मैं 2 घंटे के लिए कहाँ जाऊँ। उनके घर के बंगले के बाहर एक कुर्सी पड़ी हुई थी, मैं उस कुर्सी पे बैठ गया जाके। मैंने कहा 2 घंटे में बच्चा फ्री हो जाएगा तो उसको अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, फिर अपना यारी रोड वर्सोवा ले जाऊंगा। इतनी देर में एक मर्सिडीज़ आई, रुकी, और उसमें से दिलीप साहब उतरे। मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो मैंने कहा कि यार मैं दिलीप साहब को तो देखना चाहता था, और आज ये सामने मेरे आ रहे हैं, देखो। और मैं इतना खुश हुआ उनको देख के, इतना खुश हुआ कि मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, और खड़ा होकर मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मेरा अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के 4-5 कदम आगे चले होंगे, वहाँ से अचानक टर्न हुए वो, और टर्न होकर मेरे पास आए। बोले भाई तुम वही हो ना 2 बेटियों के पिता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ जिसमें दिलीप साहब मुझे मिल रहे हैं और वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने अपने आप को ज़ोर से एक चुकोटी काटी हो करके कि ये रियलिटी है या सपना है या क्या है। देखा नहीं, ये रियलिटी है। तो मैंने उनसे बोला हाँ जी 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 जी। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई उनको, उन्होंने जब पूछा, और मैं तो उनको देखा चला जा रहा हूँ, देखा चला जा रहा हूँ। मेरी आंखें मतलब ऐसे देख रहा था मैं जैसे कि भगवान प्रकट हो गए हैं सामने। तो उन्होंने, मैंने उनको जो यूँ हाथ करा हुआ था, उन्होंने मेरे दोनों हाथों को यूँ करके पकड़ लिया। बोलते हैं भाई तुम तो बहुत ही उम्दा कलाकार हो, तुमने शगुन सीरियल में जो काम किया है वो बहुत ही शानदार काम किया। सायरा जी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला अरे भाई इधर आइए,
यही हैं वो 2 बेटियों के पिता। भाई मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो गई, जरा नाम तो बता दो। मैंने कहा जी शगुन थी, उसमें बड़े पापा का रोल था मेरा। हाँ हाँ हाँ, आराधना और आरती के पिता। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो मुझसे आधे घंटे तक बात करते रहे, और फिर वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस पार्टी में ले गए, और वहाँ पे अलग सोफ़े पे डाल के बोले आज हम तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिएंगे। उन्होंने मेरे साथ चाय पी और सायरा जी से बोले भाई जब भी तुम कोई शो बनाना तो उसमें पिता का किरदार यही निभाएंगे। जी। और उस प्रथा को उन्होंने कायम रखा। सायरा जी ने जब अपना स्त्री शो बनाया तो पायलट 4 एपिसोड पायलट शूट किए उन्होंने, तो उन्होंने मेरे साथ ही किए। और उस दौरान भी दिलीप साहब सारे टाइम सेट पे बैठते थे हमारे। तो वो एक ऐसा खूबसूरत लम्हा है मेरी ज़िंदगी का जिसे मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जो है सफल हो गया है उस लेजेंड को देखकर। पुराने टाइम में, पुराने वक्त में, पुराने दौर में जिस तरीके से इंडस्ट्री थी और अब जैसा इंडस्ट्री में कल्चर है, कितना डिफरेंस है और किस तरीके का क्या? काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। पहले के लोग बहुत हम्बल, पोलाइट और बहुत मिलनसार थे। आज के लोग एरोगेंट, टू मच एरोगेंट, टू मच मैं, और वो हम्बलनेस नहीं है उनके अंदर, वो नहीं है। वो अब इंडस्ट्री में वो चीज़ें देखने को मज़ा नहीं नहीं है। हाँ, मज़ा नहीं आता। अच्छा, किसी की पार्टी भी होगी तो उसकी फिल्म के अंदर जो जो कलाकार होंगे वो लोग तो पार्टी में दिखते हैं, बाकी और किसी के ग्रुप के लोग नहीं दिखेंगे। तो एक ग्रुपिज़म जैसा हो गया यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर कलाकार लोग जो हैं अपने साथ बाउंसर लेके चलने लगे हैं, पब्लिक से मिलना नहीं हो पाता है। हमें तो याद है धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त साहब जब किसी पार्टी में आते थे तो वो सबसे मिलते थे, सबसे हाथ मिलाते थे, सबसे सबको अपने गले से लगाते थे, ऐसे थे, सब जुड़े हुए थे आपस में एक तरीके से। हाँ हाँ। और एक किसी की एक्टर की फिल्म है, धर्मेंद्र की फिल्म है, तो उसमें विनोद खन्ना भी आएगा, शत्रु भी आएगा, सुनील दत्त साहब भी आएंगे, और भी कलाकार लोग हैं वो भी आएंगे, एक्ट्रेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। सब लोग मिल के सेलिब्रेशन करते थे। आजकल जो है वो सेलिब्रेशन जो है लिमिटेड लोगों के बीच में हो गया। वो अपने 4-6 दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेशन हो जाता है। वो वार्मथ नहीं रही है। पहले के लोग जो थे उनमें वार्मथ बहुत थी। मैं अशोक कुमार जी के साथ, दादा मुनि जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्राण साहब के साथ हुआ, सुनील दत्त साहब के साथ हुआ, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इनके साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही ऑनर था, जैसे कहते हैं। ये हाँ, कहते हैं टाइम के साथ हर चीज़ें बदल जाती हैं, शायद ये सब भी टाइम के साथ ही बदला हुआ है, बदलाव आया है, बदलाव धीरे धीरे आया बदलाव आया है। लेकिन जैसे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म की ऑडियंस अलग है, फिल्म के कलाकार अलग हैं, जी। टेलीविज़न के कलाकार बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि टेलीविज़न में काम करने वाला फिल्म में काम नहीं कर पाता है, क्योंककि जब हमारी डेट्स डेली लगती हैं, डेली एपिसोड जाना है, डेली टेलीकास्ट होना है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम मिल पाता है, और हम ज़्यादा शोज़ भी नहीं कर पाते हैं इसी चक्कर में। वेब शोज़ के लोग जो हैं वो अलग हैं, एक्टर्स जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि उनको एट ए स्ट्रेच 9 एपिसोड शूट करने पड़ते हैं और एक लोकेशन पे जाके, तो वो लोग जो है टेलीविज़न में नहीं काम कर सकते, टेलीविज़न वाले फिल्म में नहीं काम कर सकते, फिल्म वाले वेब शो में नहीं काम कर सकते, वो ऐसा होता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिल्म वाले जिनको काम धंधा थोड़ा कम हो जाता है फिल्म में, तो वो वेब शो की तरफ झुकाव आ जाता है उनकी तरफ। कहीं ना कहीं वेब सीरीज मदद कर रही है उन एक्टर्स के लिए जिनको एक्टिंग अच्छी आती है पर मौके नहीं मिल पा रहे हैं, काम नहीं मिल हाँ, मौके नहीं मिल पा रहे अपनी काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, आजकल जो फिल्में भी चल रही हैं वो कमीशन बेसिस पे ज़्यादा चल रही हैं, और इतनी ज़्यादा प्राइजेज हो चुकी हैं एक्टरों की कि वो अब फ्लॉप हो जाती हैं या किसी कारणवश नहीं चल पाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूसर को भरना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान।
तो इसके लिए आज अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, इन सब के ऊपर फिल्में, जो छोटी फिल्में इन हैं पर वो release इनके ऊपर चलती हैं और काफ़ी अच्छी चल रही हैं। काफ़ी अच्छी चलती हैं जी। मुझे एक बात का बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान में बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल करने के बाद आज जब हमारा सिलेक्शन होता है चैनल के द्वारा, तो चैनल में वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिनका ना तो कोई एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में और ना ही वो सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। उनको ये लगता है कि हम स्क्रीन पर, टेलीविज़न के पर्दे पर नए नए चेहरे दिखाएं। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कलाकार 50-50 साल से काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, ये सब लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और एक के बाद दूसरी फिल्म हिट और बीच में 2-4 फ्लॉप भी होती हैं, और इतनी हिट होने के बावजूद भी दर्शक उन्हें आज भी पसंद करते हैं, आज भी उनकी फिल्म को देखने जाते हैं, आज भी उनके फेवरेट्स हैं। इसी तरह टेलीविज़न में फेवरेट क्यों नहीं है? टेलीविज़न में एक एक्टर पॉपुलर होता है तो चैनल जो है वो कहता नहीं ये इसको हमने बहुत दिखा दिया है, अब हम दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं। जब दूसरा चेहरा आप दिखाने चाहते हैं, लेकिन आप दूसरा चेहरा वो पॉपुलैरिटी उसको गेन नहीं कर पाता है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता। हम लोग होल्ड करते थे, हमने जो भी रोल किया उसको होल्ड किया, और ये दुख मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जब मैं देखता हूँ जो लोग हमें सिलेक्शन करने वाले हैं उनकी ना तो योग्यता है और ना ही क्षमता है, ना योग्यता है ना क्षमता है, दोनों चीज़ नहीं है उनके पास, लेकिन वो बैठे हुए हैं चैनल पे अपनी बड़ी पोस्ट लेकर और वो लोग सिलेक्शन करते हैं। ये हमारे लिए, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टेलीविज़न के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। शक्तिमान नया आने वाला है, नए शक्तिमान की बातचीत चल रही है कि उसकी फिल्म बनने वाली है शक्तिमान। उसका मैं जानना चाहती हूँ जो पुराना शक्तिमान था उसका कितना बजट रहा होगा, क्योंकि ये जो नया शक्तिमान आने वाला है लगभग कहा जा रहा है 200 से 300 करोड़ का बजट होने वाला है। 700 करोड़ 700 करोड़ बॉलीवुड, हॉलीवुड जो बनाने जा रहा है वो बनाने जा रहा है, और मुकेश खन्ना उसमें प्रोड्यूसर भी हैं, उनके पार्टनर हैं उनके, क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स अभी तक पूरे बेचे नहीं हैं, उसके लिए वो है। और अभी तक शक्तिमान का भी चयन नहीं हुआ है, पूरी तरह से फाइनल नहीं किया है, और किल्विश का भी अभी तक चयन नहीं हुआ है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या किल्विश हमें फिर से वही किल्विश देखने को मिलने वाले हैं? क्या आपको चांसेस हैं कि आप ही किल्विश हो सकते हैं? मैं इतना बता दूं अपने दर्शकों को, मुझसे अच्छा किल्विश कोई नहीं कर सकता। अंधेरा कायम और मैंने जिस इंटेंसिटी के साथ उसको किया है जी। हम वही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है कि ये फिल्म एक्टर है, ये विलन का रोल ज़्यादा अच्छा करेगा, ये टेलीविज़न का एक्टर है, ये नहीं करेगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न का एक्टर भी फिल्म में जब जाएगा तो वो हंगामा कर देगा, और मुझसे अच्छा किल्विश कोई नहीं कर सकता है। ये बात तो मैं ना हुआ है ना होगा जी, बिल्कुल ना भूत हो ना भविष्य हो। तो इसलिए तो मैं कहूँगा, अभी फिर से मैं मुकेश खन्ना जी को बोलने गया था, मैंने कहा आप अगर किल्विश लेंगे तो मुझे ही लीजिएगा, लेकिन वो कह रहे हैं अभी हमारी, क्योंकि उसमें कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, हॉलीवुड के भी हैं, तो लेट्स सी, देखो क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी स्टार कास्ट लेके लोग फ्लॉप पिक्चर नहीं बना सकते हैं, बड़ी स्टार कास्ट लेके भी बहुत घटिया फिल्म भी बना सकते हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, आदि पुरुष नाम की एक फिल्म बनी जी। आप अभी मुकेश, लोगों ने एनिमल की भी बात करते हैं मुझसे, एनिमल के लिए बोलते हैं बहुत बड़ी हिट है, हाँ होगी हिट, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई है। कहीं ना कहीं उसमें अपना कल्चर नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है, और अगर कचरे के लिए जनता को कचरा पसंद आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे कचरा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आप कचरा नहीं परोस पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है अगर आप छोटी भी फिल्म बनाएं और वो इंटरेस्टिंग है तो मेरे हिसाब से कि वो ज़्यादा बेहतर है, जो लोगों को एंटरटेन कर सके। ऐसा ना हो जो डिप्रेसिंग ज़्यादा लगे, जिसमें औरत को कैरेक्टर कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, आप हर जगह मार, ब्लड शेड, ये वो सब, ये सब चीज़ें, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। जी बिल्कुल।
हमारे अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे वो होने चाहिए और उसी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। जी। साउथ आज की तारीख में बहुत आगे चल रहा है और बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं वो काफी लोग, बहुत माइथोलॉजी अच्छी से फिल्में। रिलेटेड भी फिल्में काफी हाँ, बनाते जी हैं, जी काफी जी। प्रमोट करते हो। बाहुबली हमने देखी, जी। बाहुबली में मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, जी जी जी। उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ उसने देखा। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा डायरेक्टर, जी। बहुत सूझबूझ के साथ उसने बनाई फिल्म। जी जी जी। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपसे जानना चाहूँगी, बहुत छोटे छोटे सवाल आपके पर्सनल। आपका फेवरेट हीरो पूरे इंडस्ट्री में, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन है? आपको जानना चाहूँगी मैं इन सवालों से। बहुत ही अनयूजुअल हीरो है मेरा, धर्मेंद्र। अरे वो एक्टर नहीं है, मेरे लिए तो धर्मेंद्र भगवान है, भगवान। मैं उस आदमी को भगवान की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा आइडियल है। वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं, इतने सुंदर कलाकार हैं। ही इज़ ए वेरी गुड फादर, ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन। और मैंने उनके साथ, मेरी पहली फिल्म जब मैंने की थी क्रोधी सुभाष घई जी के साथ, तो पहली बार मेरी मुलाकात उनके साथ वहीं हुई थी। लेकिन वो इतने घुल मिल गए थे कि हर जगह मुझे अपने साथ पकड़ के लेके जाते थे। इज़ ए वंडरफुल मैन है ना। मेरे हिसाब से अगर कोई कहे कि सबसे हैंडसम हीरो कौन है इंडस्ट्री का, तो मैं कहूँगा धर्मेंद्र। ग्रेट फैन ऑफ धर्मेंद्र। और इसलिए मुझे उनके बच्चे भी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे सनी देओल और बॉबी देओल बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे हेमा मालिनी जी भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और हेमा मालिनी जी के साथ तो उनके बैले के जो भी, उनके बैले ग्रुप के जो जितने भी उसमें डायलॉग्स वगैरह होते हैं, कोई ना कोई डायलॉग के लिए वो मुझे डबिंग के लिए ज़रूर बुलाती हैं। आपकी आवाज़ बहुत ही दमदार है, इतनी शानदार है। थैंक यू। इतनी शानदार है। तो आपने डबिंग करी है मूवीज़ के लिए, दूसरों के कैरेक्टर के लिए? मैंने एक्चुअली हॉलीवुड की फिल्मों में एज ए हीरो की कई डबिंग की हैं, और वो की हैं जो बहुत बड़ी पॉपुलर हुई हैं फिल्में, उसमें मैंने अपनी आवाज़ दी है, क्योंकि उनको अननोन आवाज़ चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे बुलाया था उन लोगों ने, और उसके लिए करता हूँ। और अभी भी कभी भी कोई ऐसी कोई ख़ास डबिंग या कोई ख़ास कोई डॉक्यूमेंट्री कोई बनाता है, उसमें उनको अच्छी आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो दे कॉन्टेक्ट में डेफिनेटली। जी, बिकॉज आवाज़ में दम है, मानना पड़ेगा। आवाज़ अलग ही दम रखती है आपकी आवाज़। मेरी आवाज़, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं कोई किरदार को निभाता हूँ, जैसे बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, परशुराम जी, गुरु परशुराम, या कोई माइथोलॉजिकल सीरियल का जो किरदार है, तो जब वो आवाज़ जो है उस कैरेक्टर को उभारने में बहुत साथ देती है, मेरा बहुत साथ देती है। लोगों ने आपको एक हीरो इधर आना ये बोलना शुरू किया, तो आपने सोचा चलो हीरो बनता हूँ, या आपने खुद से प्लान किया कि आपको हीरो बनना है? जब मैं कॉलेज में, जब मैं छोटे से शहर का लड़का हूँ, इटावा शहर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता था, और वहाँ पे जब मुझे कपड़े वपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था, स्टाइलिश थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनने का। तो जबकि आपको मालूम है छोटे शहरों में लोगों को कोई शौक़ नाम की चीज़ नहीं होती थी, तो जब मैं कोई फिल्म देख कर आता था तो उसके कोई कपड़े की डिज़ाइन देख लेता था, तो वो फिर टेलर से कह के बनवा लेता था। तो कई बार मैंने पीली पैंट भी पहनी है, लाल शर्ट पहनी है, लेकिन वो उसको देखने के बाद मेरे लड़के लोग मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाया करते थे, ए हीरो देखो, ए हीरो आ गया, देखे ये हीरो आ गया। तो हीरो हीरो बोलते थे मुझे। मैंने कहा बेटा आज तुम लोग हीरो बोल रहे हो, एक दिन मैं हीरो बन के भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता था जी। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं एक दिन हीरो बनूंगा ज़रूर। आप जब हीरो बन के लौटे उसी शहर में, अपने घर पापा मम्मी के पास, आसपास वही हीरो कहने वाले लोग मिले आपको, कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा? बहुत बड़ा फंक्शन कराया उन लोगों ने वहाँ पे इटावा के प्रांगण में, वहाँ के कॉलेज में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे मुझे देखने के लिए कि हमारे इटावा का भी कोई हीरो बन सकता है। और वो है, ये देखो, द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल, ये देखो, ये हमारे शहर का है। और मेरे को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी आए थे और वहाँ के गवर्नर भी आए थे। यस यस।
बहुत बड़ी, मतलब वो लोग सम्मान देने के लिए मुझे उसी प्रांगण में, जीआईसी के प्रांगण में। तो जब आपके पापा को ये बुरा लगा था कि कैसे इस बच्चे ने जुबान लड़ाई और कहा कि आप मेरे नाम से जाने जाओ, और फिर उसके बाद घर में सीएम आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं, वो अलग ही एक फीलिंग रही होगी, अलग ही गौरवान्वित फील किया होगा उन्होंने। माय फादर फील वेरी प्राउड ऑफ दैट, यू नो। जब उनको लोग आके बताते थे कि आपके बेटे ने क्षमा फिल्म की, ईंट का जवाब पत्थर फिल्म की, क्रोधी फिल्म की, ये तो फिल्में की थी, लेकिन उसके बावजूद जब महाभारत टेलीकास्ट होनी शुरू की थी, तब मेरे फादर जो थे 9 बजे अपना टीवी से एक पे जाके बैठ जाते थे कि आज के दिन मेरा बेटा भी आएगा। तो वो एक खुशी जो उनको थी इस बात की, और यूजुअली तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ख़िलाफ़ थे कि वहाँ जो भी बम्बई में जाता है लुट के आ जाता है। तो उसकी वजह से उनका अपना सोच थी, उनका अपना तरीका था सोचने का, लेकिन हम नई जनरेशन के लोग थे, हमारा था संघर्ष करना, हमने संघर्ष किया। क्या आप एक्टिंग के बाद अधिकतर एक्टर्स थोड़े दिनों बाद, मतलब कुछ वक्त के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं, क्या आपका भी कुछ रुझान है, क्या कुछ है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य मुझे दिया है ईश्वर ने करने के लिए, पहले मैं उसे ढंग से निभा लूँ। मैं एक्टर बनने आया था, मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। राजनीति में आने का मेरा ना तो कोई शौक़ है और ना मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई, हर आदमी को देश का स्ट्रांग बनाने के लिए, स्ट्रांग देश बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हर आदमी को, हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ फिल्मों में ही काम करना है, बल्कि हमें अपना योगदान सामाजिक चीज़ों में भी देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, हमें पॉलिटिक्स में भी अपना वोट डालना चाहिए। हर आदमी को के पास एक शक्ति है, एक पावर है। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के, भारत के हर भारतीय का एक योगदान है, और वो है उसके हाथ में उनका वोट। वोट आपके पास शक्ति है, अपनी शक्ति का सही ढंग से सही जगह पे इस्तेमाल करें। और अगर आप अपने वोट को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये याद रखिएगा, देश बिगड़ जरूर जाएगा, देश आफत में आ जाएगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो गया तो हमारे ऊपर एक तरफ बैठा हुआ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बैठा हुआ है बांग्लादेश, ऊपर बैठा हुआ है चाइना, नीचे है हिंद महासागर। हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है भागने का, निकलने का, जाने का। इसलिए आप अपने वोट को सही दिशा में, सही जगह पर स्ट्रांग भारत को बनाने में अपना योगदान दें। मेरा ऐसा मानना, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने अलग अलग रोल को निभाकर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पाल और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो सिटी पर।